नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज राज्य के निर्माता और आंदोलनकारी शिबू सोरेन का जन्म दिवस है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा है कि राज्य के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उन्होंने ये भी कहा कि शिबू सोरेन किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हम उनके सिपाही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी मिलकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयाँ देते हैं। ढेरों बधाइयाँ दी हैं शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर। बहुत सारी बधाइयाँ पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और उन्होंने उनसे मिलने के लिए भी कई लोग पहुंचे। और आपको बता दें कि रघुवर दास भी, बीजेपी नेता रघुवर दास भी उनसे मिलकर जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं और कई बातचीत भी उनसे हुई। इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस है। आज वो 82 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं। और हर साल की बात थी, इस साल भी उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में एक उत्साह और एक काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। हम सब लोग मिलकर आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयां देते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में कार्यकर्ता यहां अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया। अयोध्या में रामलला के अपने जन्म स्थान पर विराजने की आज की बात करें तो पहली वर्षगांठ है। इस एक साल में अयोध्या में न केवल विकास की गंगा बही है बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक कई कार्यक्रम होने हैं। महाअभिषेक के बाद महाआरती भी की गई इस दौरान और इस दौरान भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे और एक तरह से कहा जाए कि अयोध्या पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहली वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार ने कहा है कि इनकी प्राथमिकताओं में यही चीज़ें हैं। बीजेपी की उन्होंने बात की है, बीजेपी की प्राथमिकताओं में यही चीज़ें रहती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी प्राथमिकताओं में यही चीजें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए ना। मंदिर भाजपा का नहीं है ना, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना। लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे, साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। उन्हें नौकरी रोजगार पे बताना होगा
उन्होंने क्या हासिल किया, नहीं हासिल किया, और जहां उनका रिपोर्ट कार्ड कोई ब्राइट स्पॉट नहीं है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा है कि उनका बयान बहुत ही शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ये उन्होंने कहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जब कोरोना आया था 19, 20 और 21 की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना आया था तब सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आनंद विहार स्टेशन भेजा था अरविंद केजरीवाल ने। ना गैर जिम्मेदारना है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। जब कोरोना आया था तो सारे बिहार और यूपी के लोगों को आनंद विहार स्टेशन भेजा था, कहा भागो अपनी जगह पर। उन्होंने कहा था ना कि 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं, और यही उन्होंने फिर अभी बोला है। फर्जी वोटर बताएंगे आप बिहार और पूर्वांचलियों को, रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। ये हैं केजरीवाल साहब। मैं अपील करूंगा दिल्ली के सारे पूर्वांचलियों को कि इस शर्मनाक टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराएं और नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त कराएं। डी राजा ने आखिर एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडियन अलायंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार पूर्वांचलियों को अपमानित करने का काम करते हैं। नहीं, ये सब बार बार अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पूर्वांचली लोगों को, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, इस तरह की भाषा का और इस तरह का। और ये कोई नया नहीं है, बार बार बहुत से उत्तर प्रदेश दिल्ली के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है, जबकि पूरा जो आपका दिल्ली है वो बिहार के लोगों के साथ तालमेल से चलता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान को उनको बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर इनकी आप सरकार पर, उन्होंने कहा है कि अगर आप पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी थी तो फिर वे वापस क्यों ली गई। आज आप पार्टी के पास दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों, घरों में गंदा पानी, बहते हुए बिजली के बिल, बढ़ते हुए बिजली के बिल, कूड़े के पहाड़ और प्रदूषण पर कोई जवाब है आप पार्टी के नेताओं का। आज दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। मेरा बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की खुशियों को हटाकर दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी भ्रष्टाचार की कहानी सीएजी ने बता दी है। ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसे कभी 2013 में अरविंद केजरीवाल लहराकर शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते थे, और आज उसी सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है। चुनाव का दलाल आप दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का,
ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश करके सीएजी की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया, विधानसभा के फ्लोर पे, लेकिन आज किसी भी तरह से उसके पन्ने जो लोगों तक और मीडिया तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं, उसकी जानकारी दिल्ली को हैरान करने वाली है। ये दिल्ली कितना भी रोक ले अरविंद केजरीवाल की सीएजी की रिपोर्ट, रोक ले नहीं आने देंगे। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीएजी ने कहा है कि शराब नीति में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। संदीप दीक्षित ने यह कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि अब तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गलत काम किया है, उन्होंने सरकारी खजाना खाली कर दिया। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे, हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा, और अब खुद सीएजी ने कह दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। तो जैसे ये पहले आपको याद होगा 10-12 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्जाम लगाए थे, आज वही इनके सर पर आके गिर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। और वो केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट की कसमें खाता था, अब उसके पास कोई नैतिक जगह नहीं बचती है कि वो राजनीति में रहे। उसको मेरे ख्याल से राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक अच्छे नैतिक व्यक्ति, जो वैसे मानता नहीं उनमें कोई नैतिकता है, खुद ही कहना चाहिए कि मुझे जेल में डाल दो। लेकिन चूंकि मामला अभी भी अदालत सीएजी रिपोर्ट सामने आया है, तो आगे की जो राजनीतिक डगर है केजरीवाल साहब का, वो कितनी पेचीदगियों से घिर जाएगा? देखिए, केजरीवाल साहब में हमने बार बार कहा है, न सच वो मानते हैं, न सच समझते हैं, न सच बोलते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को नकारने की, बल्कि जवाब भी नहीं देंगे इस पर, क्योंकि जब जब वो पकड़े जाते हैं वो तब तक वहां से भागते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वोटर, हमारा मीडिया उनको बार बार इन सवालों पर नहीं घेरता है। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सीएजी की रिपोर्टों में घेरा गया था, ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके हर आदमी को घेरा जाए। हम उनको नई दिल्ली में घेरेंगे, जहां वो आएंगे हम पूछेंगे 2000 करोड़ रुपया तुमने कहां रख लिया है? ये इन गरीबों का पैसा भाई, ये आपका मेरा नहीं है। ये देखिए, आज वो 2000 करोड़ अगर लगता और 1 करोड़ लग जाता तो हमारा धोबी घाट कितना सुंदर हो जाता। तो ये इन लोगों का पैसा है, आपका मेरा पैसा नहीं है। जवाब तो इनका बनता है कि तुमने शराब नीति में अगर 2000 करोड़ तुमने खा लिया है तो बाकी कहां कहां पैसा खाया होगा। आप डिमांड करते हैं कि केजरीवाल साहब को सामने आकर जवाब देना चाहिए इस पर? क्या जवाब देंगे, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। उनकी तो आदत ही नहीं है, जब जब वो फंसते हैं तब तब इधर उधर की बात करते हैं। 100% देखिएगा, कल कोई और शगुफा छोड़ देंगे, कभी किसी को 2000 देंगे, कभी किसी को 5000 देंगे। तो जबकि देते जो हैं वो भी सरकारी खजाने से देते, लेकिन सरकारी खजाना तो आपने खाली कर दिया ना। 2000 करोड़ कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ा होता है। और 6 महीने में 2000 करोड़, अगर आप समझो ये शराब नीति चल रही होती तो पिछले 5 साल में कम से कम 10-12 हजार करोड़ का नुकसान होता। ये मानिए, ये नीति 6 ही महीने चल पाई। तो अगर 6 महीने में 2000 करोड़ है तो साल में 4000 करोड़ और 5 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान। शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, घोटाला पकड़ा गया, शराब नीति बंद हो गई, नहीं तो आज दिल्ली में 20,000 करोड़ का घोटाला होता। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यह बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है जो नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के शौचालय में फंसी हुई है। चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। कि कैसे बीजेपी के जो एमपीज हैं उनके एड्रेस पे देखिए, ये बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड है और चुनावी केंद्रीय चुनाव आयोग जहां पे है नई दिल्ली विधानसभा में, उस इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। अब सोचिए, हैरान करने वाली बात है कि देश के 2 केंद्रीय मंत्रियों के पते पे फर्जी वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है, तमाम सांसदों के घरों पे दी गई है। मैंने एड्रेस के साथ वो सारी चीजें बताई हैं और मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर रिलीज किया है शीश महल को लेकर के, उसको आप कैसे देखते? देखिए, दिल्ली की बीजेपी हो चाहे देश की बीजेपी हो, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंसी हुई है। दिल्ली की जनता उनको फ्लश कर देगी और आप देखिएगा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली क्राइम रेट 2024 का डेटा आया है। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि पिछले कुछ सालों में कम क्राइम हुआ। तो दिल्ली पुलिस वालों से कहिए कि बढ़ाएं क्राइम। अगर उनको कम लग रहा है, गैंग वॉर उनको कम लग रहा है, महिलाओं के साथ रेप करके घसीटा जा रहा है उनको कम लग रहा है, व्यापारियों पे फायरिंग हो रही है, कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है, अगर उनको कम लग रहा है तो अपराध बढ़ाने में सहयोग करें। सर, जाट रिजर्वेशन के मामले पे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों आपको घेर रही है, कह रही कि 10 साल से ये कहां थे, अब चुनाव आए हैं तो जाट रिजर्वेशन की। अरे भाई, आप क्या कर रहे थे? हमने तो जब आरक्षण की मांग हुई हमने सपोर्ट किया उस मुद्दे को, और दिल्ली में हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे। किस समुदाय को किस सूची में डालना है ये राज्य की सरकार तय करती है, जिसके बाद वे केंद्र के पास प्रस्ताव भेजते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाट समुदाय को न्याय देने का काम नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने। उनके सत्ता से बाहर आने का समय आ गया है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करना चाहिए। ये उनकी झूठी मांग है। मुझे लगता है कि जाट कम्युनिटी को ओबीसी में डालने की केजरीवाल जी की मांग जो है, तो ये जब उनकी तो सरकार इतने दिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो इसका ये प्रोसीजर होता है कि भाई उस स्टेट में कौन सी जाति को कौन सी कैटेगरी में डालना है, वो राज्य की सरकार तय करती है। और उसके बाद वो हमारे केंद्र के पास सोशल जस्टिस पास वो प्रस्ताव भेजते हैं, और फिर हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसमें उसकी पूरी जांच की जाती है, पूरा मतलब उसका स्टडी किया जाता है, और उनको ओबीसी में या कौन से कैटेगरी में डालना है या नहीं है वो निर्णय हमारा मंत्रालय लेता है। तो केजरीवाल जी मतलब झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने ही जाट कम्युनिटी को न्याय देने का काम नहीं किया है। अभी सत्ता से बाहर होने का वक्त आया है और अभी बोल रहे हैं कि भाई जाट कम्युनिटी को ओबीसी में डालना चाहिए। तो ये उनकी मतलब सोच ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी खुद इसके लिए जिम्मेदार है। जाट कम्युनिटी को ओबीसी में नहीं डालने का उनका ही निर्णय था, उन्होंने निर्णय नहीं लिया था, और आज वो मतलब इसी तरह की मांग कर रही है। ये उनकी झूठी मांग है। इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यह सत्य है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई। यह बैठक बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की थी। उन्होंने कहा कि हम अब तक इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित नहीं कर पाए हैं। अगर हमें एक ताकत के खिलाफ, बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमें एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों का जो इंतजार खत्म किया और रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।